एज़ वी नो कि हमारा यूपीएससी प्री 2024 आने वाला है, तो उसके लिए ये जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके हम हर एक टॉपिक से 50-20 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो एक बहुत ही सब्सटेंशियल टॉपिक है विच इज़ पार्लियामेंट, और आज हम पार्लियामेंट से 50 क्वेश्चंस करेंगे विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to the quorum of the house, consider the following statements. क्या quorum 1/10 होता है of the total number of members of the house excluding the presiding officer? क्या quorum 1/10 होता है of the total number of members of the house? ठीक है, तो क्या 1/10 होता है और इसमें इस 1/10 में क्या हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड नहीं करते हैं? तो ये गलत है, क्योंकि कोरम 1/10 तो होता है बट उसमें हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब जो कोरम है वो 55 मेंबर्स है लोकसभा के लिए और 25 मेंबर्स है राज्यसभा के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन डिसाइड टू एडजॉर्न और सस्पेंड द मीटिंग। अगर कोरम नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो वो एडजर्न कर सकता है या तो मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है, या तो उसको सस्पेंड कर सकता है कि जब तक कोरम नहीं आ जाते, जितने मेंबर्स चाहिए कोरम बनने के लिए उतने नहीं आ जाते तब तक के लिए वो सस्पेंड कर सकता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहाँ पे हमारा सिर्फ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द DRSC। DRSC क्या होता है? डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटली हमारे पास कितने DRSC हैं, कितने डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं? क्या हमारे पास 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं? तो हाँ, हमारे पास कितने हैं? अभी 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा, हमारे पास लोकसभा होता है, लोकसभा की एक कमेटी है जो कि है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे सबसे पहले हमारे पास 17 यानी कि 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ थे। 1993 में इसको बनाया गया था। तो हमारे पास जब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाए गए थे लोकसभा की रूल्स कमेटी के बताने के बाद, तो 17 बनाए गए थे। उसके बाद 2004 में 7 और कमेटीज़ ऐड कर दी गई और इसके बाद से हमारे पास अभी 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 21 फ्रॉम राज्यसभा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जस्ट उल्टा दे दिया है। जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होते हैं तो हमारे पास 24 हैं। हर 24 में मतलब हर 24 में हर एक में 31 मेंबर्स होते हैं। इन 31 मेंबर्स में जो 21 मेंबर्स आते हैं वो लोकसभा से आते हैं और जो 10 मेंबर्स आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 24 हैं। सबसे पहले जब बना था लोकसभा के रूल्स कमेटी के बोलने के बाद तो हमारे पास कितने थे? 17 थे। बाद में और 7 ऐड किए गए तो हमारे पास 24 हो गए और ये ऐड किए थे 2004 में। उसके बाद से हमारे पास 24 हैं। हर 24 में 31 मेंबर्स हैं। 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। फिर क्या बोल रहा है? अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमेटी। जो कोई मंत्री है, ठीक है, हमारे पास पार्लियामेंट होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा होते हैं, तो ये जो इलेक्ट होके आ गए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनमें से जिनको किसी मंत्री का पद दिया जाता है वो हो जाते हैं मिनिस्टर हो जाते हैं। तो क्या मिनिस्टर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता? तो ये बिल्कुल सही बात है कि मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता। तो मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट नहीं हो सकता एज अ मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। मान लो किसी भी मेंबर को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि भाई तुम आ जाओ डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में, और उसके बाद वो मंत्री बन जाता है। तो क्या होगा कि वो मंत्री तो कंटिन्यू करेगा कि हाँ वो मंत्री है, बट वो मतलब अब वो मेंबर नहीं रहेगा DRSC का। तो मंत्री मेंबर नहीं हो सकते। मंत्री अगर मेंबर बन जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा, सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द DRSC। मंत्री मेंबर नहीं हो सकते। मंत्री मेंबर क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें पता है कि लेजिस्लेटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी एग्जीक्यूटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। तो अगर जो मंत्री है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, अगर वही DRSC का मेंबर बन जाएगा तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ लेजिस्लेटिव को? तो इसलिए मंत्री इसके मेंबर नहीं हो सकते।
फिर द टेन्योर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इज़ 5 years, और ये जो DRSC है उनका टेन्योर क्या 5 years का होता है? नहीं, इनका टेन्योर तो जब इनको बनाया जाता है इनको सिर्फ 1 साल के लिए बनाया जाता है, तो इनका जो टेन्योर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चंस में। द आउटगोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द स्पीकर प्रो टर्म। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आउटगोइंग स्पीकर ऑफ द हाउस एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द स्पीकर प्रो टर्म। स्पीकर प्रो टर्म जो होते हैं उनको कौन दिलाता है? उनको मतलब मैं बताती हूँ स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है। जब हमारा न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा आता है, इलेक्शन के बाद जो लोकसभा आता है, तो इसमें से हम किसी एक सीनियर, यूजुअली एक सीनियर मेंबर होते हैं, उनको हम स्पीकर प्रो टर्म अपॉइंट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया? हमारे स्पीकर प्रो टर्म हो गया। लेकिन स्पीकर का फंक्शन करने से पहले उनको ओथ लेना पड़ेगा। तो ये ओथ उनको कौन दिलाता है? जो आउटगोइंग, जो लास्ट लोकसभा के जो स्पीकर हैं जिनकी अब पोजीशन समाप्त हो रही है, क्या वो दिलाते हैं? तो नहीं, वो नहीं दिलाते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो ओथ दिलाते हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ टू द स्पीकर प्रो टर्म। और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज अ स्पीकर प्रो टर्म। तो स्पीकर ही ओथ दिलाते हैं और स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं स्पीकर प्रो टर्म को। द लेम डक सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रो टर्म स्पीकर। प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है? वो तो नए लोकसभा, जब इलेक्शन के बाद नया लोकसभा आता है तो उससे एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है प्रो टर्म स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर। लेम डक सेशन क्या होता है? लेम डक सेशन होता है जो लास्ट सेशन होता है हमारे जाने वाली लोकसभा का, यानी कि लास्ट लोकसभा का, उसको बोलते हैं। तो उसको एग्जिस्टिंग स्पीकर ही प्रोसाइड करते हैं, स्पीकर प्रो टर्म प्रिसाइड नहीं करते हैं। तो ये गलत हो गया। द प्रो टर्म स्पीकर शुड बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये जो प्रो टर्म स्पीकर होते हैं वो सीनियर मोस्ट मेंबर यूजुअली होते हैं। शुड भी ज़रूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हमारे लोकसभा के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं स्पीकर प्रो टर्म। बट ये एप्लीकेबल नहीं है हर एक केस में, ये एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, ये मैंडेटरी नहीं है। द प्रो टर्म स्पीकर, जो प्रो टर्म स्पीकर होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। तो ये बात सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट इन द RPI 1951। तो आपको बताना है कि डिस्क्वालिफिकेशन के तो कंडीशन है, बट क्या ये RPI में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन है। तो ही शी इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो MP बनने से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इफ़ गेट डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है और उसके तहत अगर वो डिस्क्वालीफाइड होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा MP बनने से। ऐसा है क्या? ऐसा तो ये कहाँ पे लिखा है? ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये कहाँ पे लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। He she is disqualified for being elected as a member of the parliament if he she is an undischarged insolvent। मतलब क्या होता है कि उसका दिवालियापन निकल गया है और मतलब वो बैंकरप्ट हो गया था और वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है उस बैंकरप्सी से। अनडिस्चार्ज मतलब कि हाँ आपने पूरा पैसा चुका दिया है, अनडिस्चार्ज है। और अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो अगर उसने भुगतान नहीं किया है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे लिखा है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये वाला कंडीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये RPI 1951 में लिखा नहीं हुआ है। ही शी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इफ फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस के उसने इतना खर्चा किया है अपने इलेक्शन में, अगर वो सब उसको लिख के देना होता है विद इन टाइम, वो लिख के नहीं देता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है मेंबर बनने से। ये RPI में लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। ही शी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इफ कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर मान लो वो एनमिटी अलग अलग ग्रुप्स के बीच में वो शत्रुता प्रमोट कर रहा है, वो दुश्मनी प्रमोट कर रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये भी RPI 1951 में लिखा है। तो लॉ के अंदर अगर डिस्क्वालीफाइड होता है किसी पार्लियामेंट के तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं भर पाता है तो ये लिखा हुआ है, लॉन्च नहीं कर पाता उसका अकाउंट ईसीआई के पास तो ये आरपीआई में लिखा हुआ है, और अगर वो एनमिटी फैलाता है दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में तो ये भी कहाँ पे लिखा है, आरपीआई में लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है।